जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो आज का यह वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं यहाँ पर सभी टॉपिक्स के टेस्ट यहाँ पर मैं कंडक्ट करा रहा हूँ। आपके जैसे कि एनसीएफ से क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्ज़ाम में बनते हैं, एनईपी 2020 से खूब आपके सीटेट में यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, आरटीई से भी बनते हैं, और जितने भी कमीशन जैसे कि राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, तो इन सब से क्वेश्चंस आपके सीटेट में बनते हैं। तो उन्हीं इन टॉपिक्स के टेस्ट आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी 120 प्लस सीटेट की यहाँ पर तैयारी करवा रहा हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश यहाँ पर करती है। तो जो एनईपी 2020 है वो क्या सिफारिश करती है यहाँ पर आपको ये बताना है। तो बहुभाषावाद को करती है, एक भाषावाद को करती है, पाठ्यक्रम का मानकीकरण को करती है, या फिर मूल्यांकन का मानकीकरण को यहाँ पर करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो एनईपी 2020 है वो बहुभाषावाद की यहाँ पर सिफारिश करती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एनईपी 2020 यहाँ पर कहती है कि अगर हम बहुभाषावाद को सीख जाएंगे, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस सीख जाएंगे, तो हमारा विकास समाज में अच्छी तरीके से हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित यहाँ पर बदलाव क्या है। तो यहाँ पर मानकीकरण से लचीलापन है, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, और बहुविषयकता से कठोरता की ओर ले जाना है। तो यहाँ पर जो एनईपी 2020 है ये आपकी क्या बताती है, यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है। तो मानकीकरण से लचीलापन की तरफ यहाँ पर ये बदलाव किए गए, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी से आपको क्या करना, योगात्मक जो है सम्मेटिव कर देना है मूल्यांकन, तो इसलिए सम्मेटिव नहीं करना है। रचनात्मक मूल्यांकन मतलब कि ये अपोजिट जस्ट है कि जो एनईपी 2020 है वो योगात्मक से रचनात्मक की तरफ बदलाव हुआ है, ना कि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन हुआ। तो इसलिए बी, सी और डी गलत हो जाएंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तावित करती है। तो यहाँ पर हिंदी को करती है, अंग्रेजी को करती है, संस्कृत को करती है, या फिर यहाँ पर मातृभाषा को करती है। तो यहाँ पर जो एनईपी 2020 है वो पूरे देश में मातृभाषा को निर्देश का माध्यम यहाँ पर प्रस्तावित करती है, क्योंकि जो एनईपी 2020 है वो कहती है कि बच्चा जब घर से स्कूल आता है तो वह मातृभाषा से लैस होता है। इसका मतलब है कि वह मातृभाषा पूरी तरीके से सीख चुका होता है, और अगर हम उसी मातृभाषा के हिसाब से उसको अगर नॉलेज देंगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा और उसका विकास बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मातृभाषा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है यहाँ पर। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, रटने की क्षमता का परीक्षण होना चाहिए, पुनर्उत्पादन या याद करने की क्षमता को नापना चाहिए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना चाहिए, या फिर पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड यहाँ पर बताना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि ये कह रहा है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, अगर आप किसी भी बच्चे का या फिर अपनी पूरी क्लास का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको यही पता होना चाहिए कि हम मूल्यांकन के द्वारा बच्चे में क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही कि वो सीख नहीं पा रहा है। तो सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है मूल्यांकन, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे, और ये सारे क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले एनईपी को यहाँ पर कवर किया है, 10 क्वेश्चन आपको एनईपी के मिलेंगे, फिर आरटीई के भी क्वेश्चन है, कमीशन है, और फिर एनसीएफ के क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन संग्रहित किए हैं।
इनको एक पास ढूंढ करके लिखा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही वीडियो सीटेट तक लेकर के आता रहूँगा। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर यहाँ पर जोर देती, जो NEP 2020 है वो किस पर जोर देती है। तो पाठचर्या का लचीलापन, पाठचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, या फिर पाठ्य पुस्तकों को रटकर यहाँ पर याद करना। तो यहाँ पर पाठचर्या का क्या हो जाएगा, लचीलापन हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो NEP 2020 है वो यहाँ पर पाठचर्या को लचीला बनाना चाहती है। वो ये कहती है NEP 2020 कि हमें बच्चे का जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से, और मतलब कि बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। वहाँ पर आपको क्या करना कि पाठचर्या को लचीला बना देना है। वहाँ पर उनको क्या करना है कि सम्मेटिव जो है आकलन नहीं करना है, क्रिएटिविटी वहाँ पर उनको आकलन करना है। और क्रिएटिविटी की तरीके से मतलब कि स्कूल से बाहरी वातावरण से जोड़ करके बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाए, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होना चाहिए। मानक संदर्भित होना चाहिए, परीक्षण पर आधारित हो, मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करें, या फिर विद्यार्थियों की प्रगति व विशेषता को प्रतिबिंबित वहाँ पर करें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि विद्यार्थियों की प्रगति व विशेषता को यहाँ पर प्रतिबंधित करता है। क्योंकि जब आप विद्यार्थियों का यहाँ पर आप रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे तो वहाँ पर बच्चे में क्या विशेषता है, उसकी क्या प्रगति हुई है, उसका ही रिपोर्ट कार्ड बना करके अभिभावकों को देंगे, ना कि वहाँ पर अंकों को बना करके दे देंगे। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र क्या है, परीक्षाओं पर केंद्रित हों, पाठ्य पुस्तकों पर यहाँ पर केंद्रित हों, संलग्न और संदर्भित हों, या फिर मानकीकृत वह एक रूपी हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 7 नंबर क्वेश्चन है संलग्न और संदर्भित होने चाहिए। एक पास पाठचर्या और जो शिक्षा शास्त्र है वो संलग्न होने चाहिए। इसका मतलब है, संलग्न का मतलब है कि एक पास कलेक्ट हो, और संदर्भित हो मतलब कि वहाँ पर अच्छी तरीके से समझाया गया हो। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी यहाँ पर देता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो किसकी जानकारी देता है वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा से बाहर कैसे वहाँ पर सहायता दी जा सकती है, ये यहाँ पर जानकारी देता है। या फिर बी ऑप्शन है यहाँ पर कि शिक्षार्थी के सीखने में कमियों व अभाव हो ताकि उसकी असफलता की पुष्टि व पहचान की जा सके। डी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की रटने की क्षमता की जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या जानकारी देता है यहाँ पर, तो विद्यार्थी के सीखने में कमियाँ व अभाव की हो ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचानी जा सके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आप ये जरूर देखेंगे कि विद्यार्थी क्यों असफल हो रहा है, उसकी असफलता का वहाँ पर कारण जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को यहाँ पर प्रस्तावित करती है। तो क्या यहाँ पर प्रस्तावित करती, समूह कार्य व स्वाकलन, परियोजना व मानकीकृत परीक्षा व पोर्टफोलियो बनाना, या फिर मानक निर्देशित करना और मानदंड निर्देशित परीक्षा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि समूह कार्य व स्वाकलन। तो यहाँ पर जो NEP 2020 है वो मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और यहाँ पर स्व आकलन के समावेशन को यहाँ पर प्रस्तावित करती है। क्योंकि बच्चा अगर अपना स्व आकलन कर लेगा कि हमारे अंदर क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो सबसे अच्छा आकलन इसको कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर स्वाकलन और समूह कार्य हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। अब 10 नंबर क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो ए ऑप्शन है मुख्य रूप से रटने के कौशलों का यहाँ पर परीक्षण करना चाहिए। बी ऑप्शन है कि केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी ऑप्शन है कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना चाहिए। या फिर विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का यहाँ पर आकलन करना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का यहाँ पर अनुकूलन करना चाहिए। यही जो है अंतर सिद्धांत यहाँ पर निहित है आकलन का, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर NEP 2020 के 10 थे। अब जो है वो RTE के आपके आने वाले हैं क्वेश्चन यहाँ पर। तो RTA की नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ से RTE के हैं, मतलब राइट टू एजुकेशन। तो भारत में RTE जो शिक्षा का अधिकार है, अधिनियम को कब लागू किया गया था यहाँ पर। तो आपको बताना है कि जो RTE है वो भारत में कब लागू किया गया। 1 अप्रैल 2009 को लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, 1 अप्रैल 2008 को, या फिर 1 अप्रैल 2012 को। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2010 को यहाँ पर ये लागू हुआ था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर RTE 2009 लिखा जाता है, तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2009 में ही ये पारित हुआ होगा। तो पारित तो हुआ था ये 2009 में, लेकिन जो लागू हुआ है वो कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को यहाँ पर ये लागू हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जो RTE है वो 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू हुआ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो कितने होने चाहिए, 40 घंटे होने चाहिए, 45 घंटे होने चाहिए, 50 घंटे या फिर 55 घंटे। तो जो RTE 2009 है वो जो अध्यापक के घंटे यहाँ पर सप्ताह में, मतलब 1 वीक में कितने बताता है, तो यहाँ पर 1 वीक में 45 घंटे यहाँ पर उसका जो कार्य के घंटे होने चाहिए वो होने चाहिए। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीटेट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, कितने किए गए हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि 45 घंटे, ये इसी तरीके से आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि RTE 2009 की किस धारा में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर मातृभाषा में दी जानी चाहिए। सेक्शन 8 में है, सेक्शन 10 में है, सेक्शन 21 में है, या फिर सेक्शन 29 में यहाँ पर है। तो आपको याद रखना कि सेक्शन जो 29 है वहाँ पर ये बताया गया है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आपको याद रखना है। अभी जो मैं अगला वीडियो आपका RTE 2009 वाला ही, वहाँ पर जब मैं थ्योरी पोर्शन कराऊंगा तो वहाँ पर मैं सारे सेक्शन को डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए अब देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि RTE अधिनियम कि किस धारा और उपधारा के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन यहाँ पर पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 20 होना चाहिए धारा, 28 है, 22 है, या फिर यहाँ पर 25 है। तो 28 धारा, जो धारा 28 है वहाँ पर ये बताया गया है कि जो कोई भी गवर्नमेंट टीचर है वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो धारा 28 आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो वहाँ आप डायरेक्ट इसको टिक करके और आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा समय भी बच जाएगा। तो अब देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ से अब कमीशन के क्वेश्चन हैं कि कौन सा आयोग कब यहाँ पर बनाया गया। तो डैश ने सतत यहाँ पर शिक्षा का सुझाव दिया था। तो किसने यहाँ पर, कौन सा आयोग था जिसने सतत शिक्षा का यहाँ पर सुझाव दिया था। मुदालियर आयोग ने दिया था, चड्ढा आयोग ने दिया था, कोठारी आयोग ने, या फिर भोरे आयोग ने। तो आपको याद रखना है जो सतत शिक्षा का सुझाव है वो कोठारी आयोग ने दिया था, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट डैश पर यहाँ पर आधारित थी। तो किस पर आधारित थी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर आधारित थी, रोमांच होना सिखाना, या फिर
शिक्षा का विविधीकरण या फिर लोकतंत्र में शिक्षा और समाजीकरण। तो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर यहाँ पर आधारित थी। ये जो कोठारी आयोग है ये शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर यहाँ पर आधारित था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से महिला शिक्षा बल देने वाली किस समिति आयोग ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होना चाहिए जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। तो कस्तूरी रंगन समिति ने कही थी, राधा कृष्णन आयोग ने कहा था, या फिर आनंद कृष्णन आयोग ने, या फिर कोठारी आयोग ने यहाँ पर कहा था। तो आपको याद रखना है कि राधा कृष्णन आयोग ने ऐसा कहा था, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सिफारिश की कि सेवा पाठ्यक्रम और पुनर्चर्या पाठ्यक्रम शिक्षकों की विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर किसने यहाँ पर सिफारिश की थी? तो आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति ने की थी, शिक्षा आयोग ने कहा था, या फिर कोठारी समिति, या फिर उपरोक्त में से यहाँ पर कोई नहीं। तो आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति ने यहाँ पर सिफारिश की थी, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कमीशन से ही है कि शिक्षा आयोग के अनुसार छात्रों की बेहतर समझ के लिए प्राथमिक शिक्षा में कौन सी भाषा का यहाँ पर उपयोग किया जाना चाहिए? क्षेत्रीय भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, राजभाषा का, या फिर यहाँ पर मातृभाषा का? तो यहाँ पर शिक्षा आयोग के अनुसार छात्रों की अगर समझ और प्राथमिकता को यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा को बेहतर करना है तो मातृभाषा में यहाँ पर शिक्षा देनी चाहिए, यही यहाँ पर बताया गया था, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है वो एनसीएफ से आधारित है, क्योंकि एनसीएफ से भी आपके यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 21 है यहाँ पर एनसीएफ का क्वेश्चन है ये कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर प्रकाशित हुई थी। तो कौन सी प्रकाशित हुई थी और कब प्रकाशित हुई थी? तो 2008 में हुई थी, 1998 में हुई थी, 1988 में हुई थी, या फिर 2018 में हुई थी। तो आपको याद रखना कि 1998 में इसकी रूपरेखा यहाँ पर प्रकाशित हुई थी कि पूर्ण शिक्षा के लिए यहाँ पर गुणवत्ता देना है आपको, तो इसलिए 1998 में ये हुआ था, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनसीएफ 2005 के संबंध में राष्ट्रीय संचालन समिति के यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? तो एनसीएफ का जो संबंध है उसमें राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कृष्णकांत, श्री अशोक गांगुली, श्री रंगलाल चामुंडा, या फिर प्रोफेसर यशपाल थे। तो आपको याद रखना है कि प्रोफेसर यशपाल ही थे जिन्होंने एनसीएफ 2005 का मसौदा पूरा तैयार किया था। इन्हीं की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 ये बनाई गई थी और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीएफ 2005 को मैंने यहाँ पर डिटेल में अपने चैनल पर करा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको एनसीएफ के सारे यहाँ पर वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कवर कराई हैं, डिटेल में कवर कराई हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके जो भी सीटेट में एनसीएफ के क्वेश्चंस आएंगे वो आसानी से हो जाएंगे। तो उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लीजिए, जहाँ से आपको काफ़ी एनसीएफ के लिए हेल्प होने वाली है। तो अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी ने रिपोर्ट के आलोक में एनसीएफ-एसई 2000 की यहाँ पर समीक्षा की थी। तो जो एनसीएफ-एसई है इसका फुल फॉर्म जो है वो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको याद रखना जो कि 2000 में यहाँ पर समीक्षा क्या थी? सीखना था, बिना बोझ के सीखना था, बोझ के साथ सीखना, या फिर उपरोक्त सभी। तो बिना बोझ के सीखना था, लर्निंग विदाउट बर्डन यहाँ पर कहा गया था, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संबंध में राष्ट्रीय संचालन समिति में डैश सदस्य यहाँ पर शामिल थे? 21 थे, 35 थे, 53 थे, या फिर 12 थे? तो आपको याद रखना कि 35 सदस्य यहाँ पर एनसीएफ जो 2005 का था उसमें शामिल थे, तो ये 35 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनसीएफ प्रस्तावित करता है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित यहाँ पर होनी चाहिए।
अंक पर होनी चाहिए, ग्रेड पर होनी चाहिए, दोनों पर होनी चाहिए, या फिर उपरोक्त में से यहाँ पर किसी पर नहीं होनी चाहिए। तो जो एनसीएफ है ये प्रस्तावित करता है कि हमारी जो मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए वो ग्रेड सिस्टम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको एनसीएफ डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको क्लिक करके आसानी से एनसीएफ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।